धन्यवाद पवन जी। सबसे पहले आप सबको नमस्कार करती हूँ और शुरुआत करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि ना तो मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ और ना ही मैं राजनीति की विद्यार्थी हूँ। इन दोनों ही चीज़ों में मेरी रुचि ज़रूर है, लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं इतिहास को भी साहित्य की दृष्टि से देखती हूँ और इतिहास एक ऐसी चीज़ है जिसमें जज्बात नहीं होते, इमोशंस नहीं होते, ख़यालात नहीं होते और मैं शायद वैसे ही गुनने बुनने की कोशिश करती हूँ। जब पवन जी ने मुझे कहा कि मुझे भी बोलना है यहाँ पर और किसी स्त्री व्यक्तित्व पर बोलना है, कुछ नाम मेरे सामने आए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी इच्छा ही नहीं हुई। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें कहीं मेरे मन में सम्मान की कमी है या कहीं कमतर आंकती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत मशहूर नाम थे और सब लोग उन्हें जानते हैं। अचानक एक दिन मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगा कि मुझे भीखाजी कामा पर बोलना है। क्यों लगा मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं उनके बारे में सिर्फ 3 चीज़ें जानती थी, जैसे पवन जी अभी कह रहे हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर हमारा झंडा फहराया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, साउथ दिल्ली में भीखाजी कामा प्लेस है और तीसरी चीज़ वो पारसी थी। तो मुझे लगता है ये जो तीसरी वाली चीज़ है, जो कि वो पारसी थी, ये मुझे ज़्यादा आकर्षित कर गई, ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई, क्योंकि पारसीज़ के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान भी है और उनको जानने की बहुत इच्छा भी है। मुंबई जब मैं जाती हूँ तो कोलाबा वाले हिस्से में मैं हूँ, जहाँ ओल्ड पारसीज़, पुरानी पारसीज़ के मतलब 100 सवा 100 साल पुराने घर हैं, उनमें झांकने की कोशिश करती हूँ। कई बार फायर टेम्पल में घुसने की कोशिश की, मना कर दिया गया, वापस आ गई। कयानी 100 साल पुराना रेस्टोरेंट है, वहाँ मस्का पाव खा के ही संतोष कर लिया। और बहुत बार बख्तावर पार्क के बाहर, जो कुछ ही कदमों की दूरी पे है जहाँ मैं रहती हूँ, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, वहाँ खड़े होकर नारियल पानी पिया कि शायद जो है रतन टाटा जी मुझे दिख जाए, लेकिन मैं किसी भी चीज़ में सफल नहीं हुई। तो जब मैंने भीखाजी कामा को पढ़ना शुरू किया, बिल्कुल सिफर से शुरुआत थी ये, और हर्फ दर हर्फ, पन्ना दर पन्ना जब मैं पलटती गई और जो कुछ मुझे मटेरियल मिला, मैंने ये भी नहीं जाना कि इनके पास ऊपर कुछ है भी या नहीं, बस भीखाजी कामा पर बोलना, ये मैंने इन्फॉर्म कर दिया, अनाउंस कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया पवन जी को। बड़ी मुश्किलों से मुझे कुछ चीज़ें मिली, लेकिन जब मैंने देखना शुरू किया तो मैं आश्चर्यचकित हो गई। बहुत बार आंखें भीगी मेरी, बहुत बार दिल पता नहीं ऐसा हुआ कि कैसे कोई महिला ऐसे कर सकती है, जो यात्रा, जो जर्नी उन्होंने पार की। और मैं सोचती हूँ कि शायद अगर हम ये देखें तो वो 75 साल जीवित रही थीं, उसमें 60 साल उन्होंने देश को दे दिए। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि जब भी कोई महिला चाहे अपने आप को घर में, समाज के लिए, देश के लिए होम करती है, पूरा पूरा जीवन लगा देती है, लेकिन जब उस पर लिखने की बारी आती है तो वो एक रसीदी टिकट जितनी ही जगह ले पाती है और कुछ उससे भी कम। तो बहुत अफसोस मुझे हुआ, क्योंकि जो भी किताबें मेरे सामने आईं वो बिल्कुल बच्चों जैसी जीवनियाँ मुझे लगीं। और बिना रेफरेंस के अगर हम किताबों की बात करते हैं तो वो रिसर्च की दृष्टि से, क्योंकि हम रिसर्च करते रहते हैं, रिसर्च की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि उसकी उतनी ऑथेंटिसिटी भी होती है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। और भीखाजी कामा पर बात करने से पहले मैं 2 मिनट पारसीज़ के बारे में बोलना चाहती हूँ। पारसी कम्युनिटी, जैसा कि हम जानते हैं कि माइग्रेट होकर हमारे देश में आई थी, और अगर मैं 6वीं शताब्दी से शुरू करूं तो पर्शिया बहुत ही पावरफुल राज्यों में से एक था और वहाँ पर ज़ोरेस्ट्रियन जो धर्म है वो मुख्य रूप से वो धर्म फॉलो किया जाता था। और उस समय में 3 डायनेस्टीज़ मेन हुई और आखिरी डायनेस्टी सेसेनियन डायनेस्टी हुई। ये सेसेनियन डायनेस्टी वही है जिसमें यूसुफ जुलेखा का हम कहानी पढ़ते हैं, तो ये वहीं से आई है। तो जब ये धर्म जो है वो रोम से लेके इंडस वैली तक फैला हुआ था, इतना बड़ा ये धर्म है, इतना पॉपुलर धर्म था अगर हम ये कहें। और ये अपने आप को सबसे प्राचीन धर्म भी कहते हैं। पहला मोनोथिस्टिक धर्म यानी एकेश्वरवाद वाला ये पहला धर्म माना जाता है। और 1990 में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की तुर्कमेनिस्तान में, जहाँ हमें
कांस्य युग का फायर टेम्पल हमें मिलता है। तो इसके जो फाउंडर थे वो ज़रथुस्त्र थे, जिन्हें नदी में ज्ञान मिलता है, ईश्वर से उनका साक्षात्कार होता है, और उसके बाद ये पारसी धर्म फैलता है। उसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब जो हैं वो पर्शिया पर आक्रमण करते हैं और ये पारसी वहाँ से निकलकर भागकर आते हैं। कुछ समय इधर उधर छिपते हैं और उसके बाद भारत पर आकर ये लोग खड़े हो जाते हैं, भारत के किनारे पर अपने जहाज़ लेकर दीव जाते हैं सबसे पहले। तो उस समय पश्चिमी कोस्ट पर आते हैं और जडी राणा करके एक लोकल किंग जो हैं वो वहाँ पर राज्य कर रहे होते हैं। तो उन्हें जब पता लगता है कि कुछ लोग मेरे राज्य में आना चाहते हैं और मुझसे शरण मांग रहे हैं, तो वो एक दूध का कटोरा भर के उनको पहुंचाते हैं। और जो पारसी, और उसका सिंबल प्रतीकात्मक है कि हमारा राज्य पूरा भरा हुआ है, खुशहाल है, पूर्ण है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो पारसी प्रीस्ट जो होते हैं वो उसमें चीनी मिलाकर उस कटोरे को वापस भेजते हैं कि हम शुगर की तरह, शक्कर की तरह मीठे बनकर ऐसे घुल मिल जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जडी राणा उनको अंदर लेते हैं अपने राज्य में और 6 शर्तें रखते हैं। और पहली शर्त होती है कि आप हमें, इस पर ध्यान दीजिएगा, कि आप हमें अपने धर्म के बारे में बताएंगे। वो ये नहीं कहते कि आपको हमारा अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, हम इतने सहिष्णु थे, वो कहते हैं आप हमें अपने धर्म के बारे में बताएंगे, डिस्कशंस होंगे। दूसरा वो कहते हैं आप हथियार नहीं रखेंगे। तीसरा कहते हैं कि यहाँ का लोकल जो कल्चर है, पहनावा है, उसको अपनाएंगे। चौथा वो ये कहते हैं कि आप जो भी आपका रिलीजियस प्रोसेशंस हैं या जो कुछ भी आपकी धार्मिक क्रियाएं हैं वो आप सूर्यास्त के बाद करेंगे, और आप जो भी शादियां हैं वो भी सूर्यास्त के बाद करेंगे। इस तरह की 5-6 शर्तें जो हैं जडी राणा रखते हैं। और तब से अब तक अगर हम पारसीज़ की बात करें तो इस देश में वो दूध में शक्कर की तरह ही रहे हैं। 60,000 मात्र पारसी हैं यहाँ पे, 0.0005% हमारी जनसंख्या के। लेकिन जब आप पारसियों के नाम देखते हैं, अच्छा यहाँ मैं ये भी बताऊँ कि ये जो मैं ये सारी बातें कर रही थी, ये मैंने 2 जगह से सोर्सेज हैं मेरे पास। एक अतिया हुसैन का नावल है द आइस कैंडी मैन, उसमें जो मेरे पास बुक है 37 नंबर पेज पे आप ये पूरी कहानी पढ़ लेंगे। और इसके अलावा एक किस्सा है संजान, 1599 में लिखा गया, बहमान कैकोबाद ने उसे लिखा, और 864 लाइनों की लॉन्ग नैरेटिव पोइम है जिसको हम महाकाव्य भी कहते हैं। वो लोग, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि पारसी कैसे रहे। पारसी पहले गुजरात आते हैं, फिर दीव आते हैं, फिर वहाँ से संजान आते हैं जो नवासारी डिस्ट्रिक्ट गुजरात में इस समय है। संजान में बहुत साल रहते हैं वो वहाँ पे, और उसके बाद सुल्तान महमूद का आक्रमण होता है तो वहाँ से भागकर वो बहरोत की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में जाते हैं। वहाँ से सूरत आते हैं, सूरत में काफ़ी समय रहते हैं, वहाँ पर सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। वहाँ से भागकर 16वीं शताब्दी में सूरत, और उसके बाद 19वीं शताब्दी में ये लोग मुंबई आ जाते हैं और पुणे आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा पारसी हमारे यहाँ मुंबई में मिलते हैं। पाकिस्तान में कुछ पारसी हैं, ईरान में कुछ पारसी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में पारसी हैं। और जब हम पारसीज़ की बात करते हैं तो हमारे सामने बड़े बड़े नाम आते हैं। इतनी छोटी सी जनसंख्या, जमशेदजी टाटा, JRD टाटा, रतन टाटा, होमी जी भाभा, नानी पालकीवाला, और एक मेरे बहुत फेवरेट फील्ड मार्शल मानेकशॉ, फारूक इंजीनियर। तो जब हम पारसीज़ की बात करते हैं तो आप देखिए हमें इंडस्ट्रीज़ दिखाई देती हैं, हमें डेवलपमेंट नज़र आता है, हमें न्यूक्लियर एनर्जी दिखाई देती है, बड़े बड़े वकील और लोग दिखाई देते हैं, है ना। तो वो पारसीज़ ने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है, और ये बहुत एडवांस कौम है और थी, क्योंकि 1870 में 100 से ज़्यादा पारसी स्त्रियां पढ़ चुकी थीं, एजुकेशन प्राप्त कर चुकी थीं। तो अब मैं आती हूँ भिखाई जी कामा के ऊपर। भिखाई जी 24 सितंबर 1861 में एक बहुत ही समृद्ध परिवार में उनका जन्म होता है, और उनके पिता भिखाई सोराब पटेल बहुत समृद्ध व्यापारी, जिनका पारसी के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में एक ख़ास पोजीशन थी उनकी, और माता का नाम सोरा जयजीबाई सोराब पटेल उनका था।
इनको जैसे ही लालन थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो अलेक्जेंड्रा नेटिव इंग्लिश मीडियम स्कूल में इनको भेजा जाता है, जो एक जज मानोक जी करसेट जी ने 1863 में खोला था। इनके घर का वातावरण ऐसा था कि गवर्नेंस वगैरह थी, पूरी तरह से ब्रिटिश वातावरण था। बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स जो हैं वो राजाओं की, जो ब्रिटिश किंग्स जो हैं या यूरोपियन किंग्स वगैरह जो हैं, उनके बड़ी बड़े फोटोग्राफ्स थे। जिस स्कूल में जाती हैं वो भी प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा, जो कि डेनमार्क की प्रिंसेस थी, उनके नाम पर ये स्कूल खुला था। पूरी तरह से अंग्रेज़ी वातावरण था। और ये प्रिंसेस जो है बाद में 1863 में ही स्कूल खुला था, और 1863 में ये एडवर्ड से शादी करके प्रिंसेस ऑफ वेल्स हो जाती हैं। ऐसी अंग्रेजियत भरे वातावरण में घर में भी और बाहर भी, और जिस सोसाइटी में वो घूम रही थी वहाँ भी, ये लड़की जो छोटी थी ये सबसे अलग थी, अपने 9 भाई बहनों से अलग थी। उस समय जब क्रिकेट सिर्फ पुरुषों का खेल हुआ करता था तब वो क्रिकेट भी खेलती थी। भाषाओं का बहुत ज्ञान था। वैसे उस समय पारसीज जो हैं वो यूरोपियन लैंग्वेजेस सीखा करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के वो लोग ज़्यादा निकट थे, और उन्होंने ये सोचा था, आप बहुत बड़े बड़े पारसीज को उस समय स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम नहीं आएगा, भीकाजी कामा का ही मुख्य रूप से नाम है। बाद में राजनीति में आते हैं कुछ लोग, लेकिन ये न्यूट्रल रहकर हमेशा चले हैं, चाहे वो पार्टीशन की बात हो और चाहे उस समय की, जब मैं ये बात कर रही हूँ 1860, और जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन जो हैं वो ज़ोर शोर से शुरू हो गए थे 1857 के बाद। तो मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि ये बच्ची अलग क्यों थी। क्या 1857 की जो घटनाएं हैं वो कहीं हवाओं में, फ़िज़ाओं में थी जो उन तक पहुँच रही थी? तो ये अपने 9 भाई बहनों में अलग थीं और देश के बारे में बात करती थी, पेट्रियोटिज़म के बारे में बात करती थी, स्वतंत्रता के बारे में बात करती थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ बात करती थी। तो निश्चित रूप से जिस एनवायरनमेंट में वो रह रही थी वहाँ पे दिक्कतें आनी शुरू हो गई, पिता को ही दिक्कत आनी शुरू हो गई। उसके बाद 1885 में उनकी शादी होती है रुस्तम कियार कामा से, जो कि अटर्नी थे, राजनीति में अपना अंग्रेज़ों के साथ करियर बनाना चाहते थे। और उनके जो फादर इन लॉ थे, जो ससुर साहब थे, वो खुर्शीद जी रुस्तम कामा थे, जो ओरिएंटल स्टडीज़ के बॉम्बे में बहुत अच्छे प्रोफेसर्स में से एक माने जाते हैं। ये वहाँ पर अपनी शादी की शुरुआत करती हैं। थोड़ा सा इनको समाज सेवा का शौक़ होता है, तो पति थोड़ा बहुत तो साथ देते हैं, क्योंकि हायर क्लास सोसाइटी में ये भी आभूषण की तरह होता है समाज सेवा करना भी, तो साथ देते हैं। लेकिन 1896 में ब्यूबोनिक प्लेग फैलता है मुंबई में, और ये अपना एक वाइट एप्रन पहन के भीकाजी कामा घर से निकल के प्लेग के मरीज़ों के साथ काम शुरू कर देती हैं, मज़दूरों के साथ बैठती हैं, गरीब लोगों के बीच में काम करती हैं। उस समय ये कहा जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की तरह वो लगा करती थीं। उन सब के साथ काम करती हैं। निश्चित रूप से परिवार और पति को पसंद नहीं आता। घर के लोगों को तो पहले ही पसंद नहीं था, उन्होंने सोचा शादी हो गई अब ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। तो घर में तनाव पति के साथ बढ़ना शुरू हो गया, और इनकी अपनी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो गई। तो इनको लंदन भेज दिया जाता है, और इस आशा के साथ भेज दिया जाता है कि ये जो पागलपन है ये शायद थोड़ा सा दूर हो जाएगा। लेकिन घर वालों को नहीं पता होता कि ये पागलपन और ज़्यादा वहाँ पर जाकर बढ़ने वाला है। तो ये लंदन जाती हैं इलाज के लिए, और थोड़ा सा पारिवारिक इनके यहाँ जो परेशानियाँ होती हैं वो उस हिसाब से भी वो एक अच्छा साधन था कि इन्हें भेज दिया जाए। वहाँ पे जाके इलाज कराती हैं, और वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है दादा भाई नारोजी से। दादा भाई नारोजी की ये प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाती हैं, और इनके बहुत अच्छा इसलिए रहता है दादा भाई नारोजी के लिए भी और इनके लिए भी, क्योंकि ये बहुत सारी भाषाओं में बड़ी परफेक्ट थी। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये बात कर पाती थी लोगों से, दूसरे देशों के, और अपने यहाँ के भी जो दूसरे कम्युनिटी के या दूसरे प्रांतों के जो लोग आते थे उनसे भी बात कर पाती थी। लेकिन इनका बहुत ज़्यादा मन जो है वो उसमें नहीं लगता है। जो कांग्रेस के जो उसूल होते हैं या कांग्रेस की जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये मन नहीं लगा पाती हैं। और तभी इनकी मुलाकात जो है श्याम कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह और रेवा भाई राणा, ऐसा राणा, उनसे होती है, और ये उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट भी हो जाता है।
उनके साथ जब मुलाकात होती है तो उन्हें लगता है कि यहाँ जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है, मैं तो इसी के लिए बनी हूँ। और वो अपनी यात्रा जो है वहाँ सेक्रेटरीशिप छोड़कर इनके साथ शुरू कर देती हैं। और ये सब जो हैं, जितने भी ये क्रांतिकारी होते हैं, भीकाजी कामा को मिलाकर ये इटालियन क्रांतिकारी जूसेप्पे मज़्ज़िनी जो हैं उसको फॉलो करने वाले होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। 1905 का जो समय है वो हमारे भारतीय इतिहास में और ख़ास तौर पे ये जो ग्रुप था उनके लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण साल वो रहा, क्योंकि श्याम कृष्ण वर्मा ने द इंडियन होम रूल सोसाइटी 18 फरवरी 1905 में स्थापित की। और वो लोग भारत में संविधान भी लिख दिया उन्होंने, वहाँ पर बैठ के संविधान की रचना भी हुई। और 1805 में ही फरवरी में ही 1905 फरवरी में ही नॉर्थ लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना होती है। इंडिया हाउस 3 मंजिला एक मकान लिया जाता है, उसके आसपास बिल्कुल अलग वो मकान होता है, बिल्डिंग होती है, और उसमें आसपास बेलें और झाड़ियाँ और छोटी दीवार ऐसे करके उसका वर्णन है। फ़ोटो भी देखी फिर मैंने उसकी। तो वहाँ पर ये लोग अपना एक हॉस्टल टाइप से शुरू करते हैं जिसमें 30 स्टूडेंट्स के रहने की व्यवस्था होती है और 13 रुपये देकर स्टूडेंट्स वहाँ पे रह सकते हैं। एक लेक्चर रूम बनाया जाता है, एक सेमिनार हॉल टाइप बनाया जाता है और उनके रिक्रिएशन के लिए गेम्स वगैरह रखे जाते हैं। और ये एक ऐसी जगह बन जाती है कि जितने भी एक्टिविस्ट्स होते हैं वो वहाँ पर आना शुरू कर देते हैं। मैडम कामा का बहुत बड़ा हाथ इन दोनों ही चीज़ों में रहा। और इनकी स्थिति ये थी कि हाइड पार्क, जो कि लंदन का बहुत ही रॉयल पार्क्स में से, मतलब मैं पढ़ाती हूँ अलेक्जेंडर पोप को 18वीं शताब्दी में भी हाइड पार्क के बारे में बताया जाता है कि हाई क्लास एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी वहाँ पे जाती थी और घूमा फिरा करती थी। तो हाइड पार्क में ये खड़ी होके दबादब ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटेन में ही खड़े होके ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये दबादब भाषण देती हैं। तो शुरू में तो एक महिला, अच्छा ये थोड़ी सी अजीब बात थी, एक महिला खड़े होके बोल रही है, बहुत अच्छी ओरेटर्स में से एक थी। तो पहले तो लोग नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे इंडियंस जो आसपास के थे वो उन लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया। तो ये टर्निंग पॉइंट्स थे। मदन लाल ढींगड़ा जो हैं वो कर्जन वाइली को एक जो इंपीरियल इंस्टीट्यूट है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के प्रोग्राम में वो जाते हैं, वहाँ पे मार देते हैं। और मज़े की बात ये है कि कर्जन वाइली जो हैं उनके पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे और बाद में मदन लाल ढींगरा के लिए उनके पिता ने निकलवाया कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो मदन लाल ढींगरा मार देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैडम कामा से ये पूछा जाता है, ब्रिटिशर्स पूछते हैं कि हम आपको, ये इंडिया जाना चाहती हैं, तो कहते हैं कि हम आपको इंडिया भेज देते हैं, लेकिन आप अपनी ये गतिविधियां बंद करेंगी। तो वो मना कर देती हैं। तो अल्टीमेटली मैडम कामा जो हैं वो वहाँ से निकलकर पेरिस आ जाती हैं। पहले 2-3 जगह जाती हैं, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस वगैरह होते हुए वो पेरिस आ जाती हैं और वहाँ से दूसरे देशों में जाती रहती हैं। लेकिन पेरिस उनका फिर स्थायी, जब तक वो वहाँ रहती हैं, विदेश में रहती हैं, पेरिस उनका स्थायी निवास होता है। वहाँ पर भी वो एक कमेटी का निर्माण करती हैं, पेरिस कमेटी का। ये कहा जाता है कि लेनिन ने भीकाजी कामा को ये कहा था कि आप रशिया आए मेरे पास, और रशिया में रहकर, जो आप फ्रांस में रह रही हैं उसके जगह अपना हेडक्वार्टर आप कहाँ बनाएं, आप रशिया में अपना हेडक्वार्टर बनाएं और वहाँ पर रहें। लेकिन इन्होंने ये मना कर देती हैं, इन्हें फ्रांस ही रास आ रहा होता है। लेनिन के बारे में, जबकि ये सही डॉक्यूमेंट मुझे कहीं नहीं मिला, लेकिन लेनिन के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये पेरिस के इनके घर में जाकर कई बार वहाँ पर रहा करते थे। कितनी सच्चाई है, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिलता है। इसके बाद एक और चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगी। तो ये भी हमें देखने को ये भी एक कहानी हमें मिलती है और इससे हमें ये भी अंदाज़ होता है कि किस कदर महत्वपूर्ण थी मैडम कामा उस समय। मैडम कामा के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वो एक ही बात के लिए ख़ास तौर पे जानी जाती हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर हमारा झंडा, भारत का झंडा सबसे पहले फहराया था। तो स्टटगार्ट जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सभी देशों के नुमाइंदे पहुंचते हैं और वहां पर मैडम कामा अपने बनाए हुए झंडे के साथ पहुंचती हैं। ये झंडा लेकर
मैडम कामा उस देश का झंडा लेकर, जिसका कहीं नामो निशान ही नहीं था, ये झंडा लेकर मैडम कामा वहाँ पर पहुँचती हैं। और जब यूनियन जैक की बारी आती है कि इंडिया के नाम पर, तो कहती हैं कि नहीं, हमारा इंडिया का, हमारे हिंदुस्तान का झंडा है। और कहती है जेंटलमैन स्टैंड अप एंड सल्यूट द फ्लैग। सारी जनता खड़ी हो जाती है। बिहोल्ड द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज बॉर्न। It has been made sacred by the blood of young Indians who sacrificed their lives in its honor. In the name of this flag, I appeal to lovers of freedom all over the world to support this struggle. कहती हैं कि sacred, जो हिंदुस्तानियों के खून से रंगा हुआ, पवित्र किया हुआ ये झंडा आपके सामने है, और अपने इसके सम्मान के लिए कितने लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। और मैं, जो भी आज़ादी का समर्थक है, लवर है आज़ादी का, मैं उनसे अपील करती हूँ, इस पूरे संसार से अपील करती हूँ कि वो हमें सपोर्ट करें। और ये कहा जाता है कि अपनी साड़ी में बहुत अच्छी, मैंने पहले भी कहा कि बहुत अच्छी ओरेटर थी, अपनी साड़ी में खड़े होकर जिस ढंग से उन्होंने अपनी बात कही कि लोगों ने, हिंदुस्तानियों, उन्होंने काली और दुर्गा कहना शुरू कर दिया। और वहाँ के जितने लोग थे जो दूसरे देशों के थे, वो ये समझ रहे थे कि ये कोई भारत की महारानी है, तो उन्हें योर मेजेस्टी, प्रिंसेस ये कह के उन्हें बुलाना शुरू कर दिया। और जब भी कोई घटना होती है, यानी कि घटनाएं कि जब मैडम कामा घर से निकलती हैं, जब मैडम कामा अपने हस्बैंड को या अपने ससुराल पक्ष को छोड़ती हैं उस समय में 1902 में, और जब मैडम कामा हाइड पार्क में खड़े होकर भाषण देती हैं, या जब भिखाई जी कामा जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने झंडे को पहली बार फहराती हैं, ये जब शब्दों में लिखा जाता है तो ये मात्र 4 पंक्तियों में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इनके पीछे आप अगर देखें तो कितनी ज़बरदस्त स्ट्रगल है। एक स्त्री की बहुत बड़ी स्ट्रगल है अपने परिवार में लड़ाई करना। 10-11 लोग हैं उस परिवार में, वहाँ पे वो लड़ती हैं, फिर वहाँ से निकल कर आना, फिर क्रांतिकारियों का साथ देना लगातार, और उसके बाद इस झंडे को फहराना। क्योंकि ये मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जब इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को पता चलता है कि भारत देश भी स्वतंत्र हो सकता है, उसका भी अपना कोई आइडेंटिटी है, उसका भी अपना कोई झंडा है। ये वही क्षण थे, और इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन जिसे कहते हैं, वो इसी क्षण के साथ हमें मिलना भी शुरू होता है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, और मैडम कामा, इसी अगर आप पढ़ेंगे तो बस इतना ही कहकर उनकी कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनकी कहानी बहुत लंबी, साल दर साल, अगर आप मेरे पॉइंट्स देखेंगे तो मैंने पता नहीं कितने छोड़ के और बहुत सारे बनाए हैं कि साल दर साल, जबकि बहुत कम उनके बारे में मिलता है। उसके बाद इनके ऊपर एक और घटना होती है कि वर्ल्ड वॉर में जब सिख रेजिमेंट आती है लड़ने के लिए, और वो भी फ्रांस के मार्स जो पोर्ट है वहाँ पर आकर रुकती है, तो मैडम कामा जाकर वहाँ पर उनको खूब भड़काती हैं कि तुम लोग क्यों लड़ने जा रहे हो, ऐसे लोगों के लिए क्यों लड़ने जा रहे हो जो हमारा खून चूस रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्यों लड़ने जा रहे हो जो हमें गुलाम बना कर रखते हैं, तुम लोग वापस जाओ। तो ये जब घटना होती है तो उन्हें जेल में डाल देती है फ्रांस गवर्नमेंट 1914 में, और 1917 तक वो जेल में रहती हैं, और 1917 में फिर बाहर निकल कर आती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ फ्रांस गवर्नमेंट की एक और चीज़ जो बहुत काबिले तारीफ़ है कि लंदन पुलिस, इंग्लैंड पुलिस, इंडियन पुलिस, सब एजेंसीज़ मिलकर, बहुत ज़्यादा सरकारें मिलकर बहुत ज़्यादा दबाव फ्रांस के ऊपर डालती हैं कि मैडम कामा को आप हमें हैंडओवर कर दीजिए, हमें दे दीजिए। लेकिन फ्रांस जो है वो मैडम कामा को नहीं छोड़ता है और ना ही उनके सुपुर्द करता है। तो ये भी एक ख़ास बात है उस समय की। उसके बाद लगातार वो अकेली सी पड़ जाती हैं। SR राणा कैरेबियन आइलैंड्स में चले जाते हैं, और ये आंदोलनकारियों में इनके पास लोग आके रुकते हैं। लाला हरदयाल आते हैं, इंडिया से दूसरे, हिंदुस्तान से दूसरे लोग आते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती हैं। लेकिन अपना जो
मुख्य उनका उद्देश्य था उससे ज़रा भी नहीं डिगती हैं। और ये जितने भी काम, बल्कि 1902 से ही मैं कहूँगी कि उनका स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब चल रहा था, उसमें भी वो ये सारे काम लगातार करती रहती हैं। और यहाँ से रिवॉल्वर्स खिलौनों के अंदर भरकर, किताबें ऊपर कवर किसी और का होता है और अंदर किताबें जो हैं वो, या उस समय जो न्यूज़पेपर ये निकाल रही थी, वंदे मातरम न्यूज़पेपर निकाल रही थी, मदंस तलवार न्यूज़पेपर निकाल रही थी वर्मा जी के साथ मिलकर। तो वो सारे न्यूज़पेपर्स और किताबें किसी ना किसी तरह से पौंडीचेरी पहुंचते थे और पौंडीचेरी से फिर इंडिया में पहुंचते थे, जिसमें मैडम कामा का बड़े ज़ोर शोर से हिस्सेदारी थी और लगभग बाद में तो अकेले ही ये सारे काम लगभग करती रहीं। उसके बाद जब एक इन्हें स्ट्रोक पड़ता है और 1935 तक का वनवास एक तरह से ये झेलती हैं अपने देश से अलग रहकर, इन्हें स्ट्रोक पड़ता है और उस तबीयत इनकी काफ़ी ख़राब हो जाती है और उस स्ट्रोक में इनको पैरालिसिस भी हो जाता है। और पैरालिसिस के बाद ये इच्छा जाहिर करती हैं कि मैं अपनी ज़मीन पर फिर से वापस जाना चाहती हूँ। तो खुद से लेटर वगैरह लिखती हैं, लेकिन सर काउज़जी जहांगीर जो हैं वो, काउज़जी जहांगीर जो हैं वो इनकी अपील ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और आखिरकार इन्हें वहां से मुक्ति मिलती है। और ये 13 अगस्त 1936 में आती हैं यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा 24 जून 1935 को वो इंडिया आती हैं और यहाँ पर आकर काफ़ी बीमार होती हैं। तो पारसी जनरल हॉस्पिटल में इनको भर्ती करा दिया जाता है, जहाँ कुछ समय तक जीवित रहती हैं और 9 महीने बाद 13 अगस्त 1936 में 74 साल की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। जाते जाते भी ये अपनी जो संपत्ति होती है उसको ट्रस्ट में देकर जाती हैं, ख़ास तौर पे जो विमेन एजुकेशन है, स्त्रियों की पढ़ाई के लिए और सामाजिक कार्यों के लिए ये पूरी की पूरी अपनी चीज़ें जो हैं वो ट्रस्ट में देकर जाती हैं। एक जीवन 74 साल की उम्र तक जीने के बाद और किस कदर अकेलापन और किस कदर डिजेक्शन जिसको कहते हैं वो उन्होंने झेला होगा, वो ख़त्म हो जाता है। और अफसोस ये है कि 9 साल बाद हमें आज़ादी मिलती है और वो उस आज़ादी को नहीं देख पाती हैं। यहाँ 2-3 चीज़ें मैं और थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि विमेन जो राइट्स हैं उनको लेकर मैडम कामा जो हैं वो बहुत ज़ोर शोर से वकालत करती हैं और उनके बारे में बात करती हैं। वो जो टाइम था उस समय में पूरे संसार में राइट टू वोट के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और ये जो पैंकहर्स्ट फैमिली अगर आप लोग जानते हो तो ये यूनाइटेड किंगडम में सफ़रेज मूवमेंट एक चला रही थी। सफ़रेज मूवमेंट यानी स्त्रियों को भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। और एमी मेलिन पैंकहर्स्ट और क्रिस्टाबेल और सिल्विया उनकी एमी मेलिन पैंकहर्स्ट मदर थी, माँ थी और उनकी 2 डॉटर्स थी, सिल्विया और क्रिस्टाबेल। ये लोग सब राइट टू वोट के लिए, और उसमें बहुत सारे लोग कमेटीज़ भी बन रही थी। जॉन स्टुअर्ट मिल वगैरह को उस कमेटी का इंचार्ज बनाया गया था और ये लोग लेकिन लगातार आंदोलन कर रही थी। तो उसकी बहुत बड़ी समर्थक थी ये। और इनके पास यहाँ भारत से हीराबाई और मिथुन टाटा करके, मिथुन टाटा फिर पुत्री हैं और हीराबाई जो हैं वो पारसी एक लेडी हैं, पारसी हीराबाई टाटा, वो इनके पास पेरिस भी जाती हैं और उसके बाद इनसे हिंदुस्तान में भी मिलती हैं और राइट टू वोट में क्या किया जाना चाहिए, कैसे होगा, उनसे राय मांगती हैं। तो ये कहती हैं कि स्वतंत्रता के लिए काम करती रहो, जब देश आज़ाद होगा तब स्त्री को वोटिंग राइट ही नहीं मिलेगा बल्कि और भी सारे अधिकार जो हैं वो प्राप्त होंगे, वो मिलेंगे। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि जितने भी आज़ादी के दीवाने थे
वो बड़े ज़ोर शोर से लड़े और बहुत सारे सपनों के साथ उन्होंने इस देश से विदा ली। मैडम कामा ने भी ली और ये सोच कर लिया कि अब बस आज़ादी मिलने के साथ ही जब भी मिलेगी हम पता नहीं कितना अच्छा और कितना खूबसूरत संसार जो है वो शायद देखना शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि आज़ादी के लिए हम आज भी लड़ रहे हैं। ये इनकी एक और जो घटना बहुत ज़्यादा मशहूर है मैडम कामा की, मैंने बताया कि फेमिनिस्ट बड़ी ज़बरदस्त थी। और यहाँ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरी उम्र ये जहाँ कहीं भी रहीं 74 साल तक ये अपने ज़ोरेस्ट्रियन रिलीजन का पालन करती रही। इनकी जो वेशभूषा थी, जिस ढंग से वो साड़ी पहनती थी, वो ज़ोरेस्ट्रियन साड़ी पहनती थी। सुद्राहा इनका एक, आपने मूवीज़ वगैरह में पिक्चर्स में देखा होगा, एक वी नेक की एक कपड़ा होता है वो, और उसमें एक जेब होती है, वो पहनती थी। और वो जेब जो है वो गुड डीड्स की जेब होती है, अच्छे कर्मों की जेब मानी जाती है पारसीज जो पहनते हैं। और हाँ जी, और एक कुश्ती होती है जिसको एक धागा होता है जिसको पवित्र धागा ये लोग मानते हैं, जो 72 रेशों से बनता है। और ये माना जाता है कि सुद्राहा जो के ऊपर पहना जाता है कि ये सिंबल है रिलीजियस लैंग्वेजेस का, जो जितनी भी रिलीजियस भाषाएं जो हैं जो पारसी रिलीजन से रिलेटेड है उन वो सुद्राहा भी पहनते हैं। हमेशा अपने साथ जेड अवेस्टा जो कि इनका पवित्र टेक्स्ट है उसको उसकी एक कॉपी अपने साथ रखती थी। कहीं भी हो अहुवार हमेशा करती थी, जो इनकी पूजा होती है एक छोटी पूजा, उसको कैसे भी निभाती थी, सिर ढककर हमेशा रहती थी। और ये लॉयनेस टाइग्रेस कुछ भी आप कहिए, ये एग्रेसिव लेडी इस वेशभूषा में मदर ऑफ रेवोल्यूशन कहलाई जाती है, बहुत अच्छी रेवोल्यूशनरी। कैरो इजिप्ट में ये 1910 में जाती हैं और भाषण देने के लिए खड़ी होती हैं। तो कहती हैं, जब सामने जनता को देखती हैं, कहती हैं, आई सी हेयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ओनली हाफ द पॉपुलेशन ऑफ इजिप्ट। मे आई आस्क वेयर इज द अदर हाफ? सन्स ऑफ इजिप्ट, वेयर आर द डॉटर्स ऑफ इजिप्ट? Where are your mothers and sister, your wives and daughters? मैं आधी पॉपुलेशन, आधी जनसंख्या को देख रही हूँ इजिप्ट की। सन्स ऑफ इजिप्ट के बेटों, तुम बेटियाँ कहाँ पर हैं? तुम्हारी माएँ कहाँ पर हैं? तुम्हारी बीवियाँ कहाँ पर हैं? तुम्हारी बहनें कहाँ पर हैं? ये इतनी ज़बरदस्त फेमिनिस्ट थी। और फेमिनिज्म जो है वो, मैं हमेशा कहती हूँ, कहीं भी बोलने जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि फेमिनिज्म जो है वो कपड़ों से नहीं आता, वो और चीज़ों से नहीं आता, वो दिमाग में होता है और वो आपका रिफ्लेक्ट करता है फेमिनिज्म कि आप फेमिनिस्ट। हमने ये मान लिया है कि फेमिनिस्ट, एक बार शायद सर से ही मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि अगर हम फेमिनिस्ट कहते हैं तो लोग ऐसे दूर हट जाते हैं कि पता नहीं ये मतलब क्या है। तो फेमिनिस्ट का मतलब हम मतलब सोचते नहीं कि पुरुष को भी फेमिनिस्ट होना चाहिए, लड़कियां या स्त्रियां ही फेमिनिस्ट होंगी, ज़्यादा हम खुलकर पुरुष बात नहीं कर पाते। तो और फेमिनिज्म के बहुत सारे फेजेस रहे, रेडिकल फेमिनिज्म भी रहा जिसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बदली लड़कियों ने। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फेमिनिज्म का कि जो अपने पूरी ट्रेडिशनल वेशभूषा पूरी उम्र निभाकर जिन्होंने फेमिनिज्म के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें की और अपने व्यवहार और स्वभाव और अपनी क्रियाकलापों से उसको जनता तक पहुंचाया। तो ये मैं ढूंढ पाई मैडम कामा के बारे में। और जब कभी, क्योंकि फेमिनिज्म की बात हो रही थी, तो मैं हमेशा एक बात कभी कभी बोलती हूँ, कवि ने पता नहीं किसके लिए लिखा था लेकिन मैंने उसको स्त्रीवाद से ही जोड़ लिया है, औरतों के लिए जोड़ लिया है, स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए जोड़ लिया है। महाकाव्य सा मेरा जीवन, खंड काव्य सा पढ़ो यदि तुमको बहुत कहूँगा पर साक्षर नहीं कहूँगा। महाकाव्य सा मेरा जीवन, खंड काव्य सा पढ़ो यदि तुमको बहुत कहूँगा पर साक्षर नहीं कहूँगा। जीवन के इस संधि पत्र पर मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। तो मैं अधिकतर इन लाइनों को बोला करती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब आता है इस दुनिया में तो उसका जीवन महाकाव्य ही होता है। लॉन्ग नैरेटिव पोइम तो होता ही है। और जब हम भीखाजी कामा जैसे लोगों के बारे में बात करते हैं
तो उनका जीवन तो महाकाव्य ही है। और उनके बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि बच्चों जैसा बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें और जीवनियाँ जैसे लिख दी गई हैं, ऐसी जीवनियाँ उनकी अधिकतर मुझे देखने को मिली, कुछ नेट पे भी आपको मिलेंगी। यहाँ मैं 2-3 चीज़ें और आपको बताना चाहूँगी कि एक राइटर हुए हैं एलिस सोराबजी पैनल, जो अफ्रो अमेरिकन राइटर है, नॉवेलिस्ट हैं, और इन्होंने एक नॉवेल लिखा डोरवे ऑफ द ईस्ट। और माफ़ कीजिएगा, एलिस सोराबजी पैनल जो हैं ये एक महिला हैं और ये पारसी महिला हैं, और इन्होंने एक नॉवेल लिखा डोरवे ऑफ द ईस्ट। उनकी पुस्तक में एक कमला नाम का कैरेक्टर है जो पूरी तरह से भीखाजी कामा को पोर्ट्रे करता है। दूसरा जो मैं अभी बात कर रही थी अफ्रो अमेरिकन राइटर का, W.E.B. डू बॉयस। ये अफ्रो अमेरिकन राइटर, जब इनकी 1907 में स्पीच जब पॉपुलर हुई, जब प्रसारित हुई, लोगों तक पहुंची, तब इन्होंने एक नॉवेल लिखा डार्क प्रिंसेस। और ये उन्होंने किससे प्रभावित होकर लिखा? उस पर्टिकुलर मूवमेंट और उस समय जो भीखाजी कामा जिस ढंग से दिखाई दे रही थी, उस ढंग से उन्होंने उसको उकेरा अपने शब्दों में। मैं कुछ किताबों का यहाँ पर वर्णन ज़रूर करना चाहूँगी। एशियंस इन ब्रिटेन, रोजिना विश्राम की एक किताब है जो कि लंदन प्लूटो प्रेस से। दूसरा मदाम भीखाजी रुस्तम कामा, खुर्शीद सेथना जी की किताब है। द पारसीज इन वेस्टर्न इंडिया 1818 से 1920, नवाज बी मोदी। इनमें आपको थोड़ा थोड़ा भीखाजी कामा के बारे में मिलता है, बॉम्बे अलाइड पब्लिकेशन है। और MS नरसिम्हा मूर्ति ने मैडम कामा के ऊपर एक किताब लिखी। फिर बुलू रॉय चौधरी, इन्होंने मैडम कामा अ शॉर्ट लाइफ स्केच, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस 1977 में ये किताब भी मिलती है। और लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मैडम भीखाजी कामा, रचना भोला यामिनी, 2016 में ये किताब आई। और ओशन बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन मैडम भीखाजी कामा, पंचानंद साहा ने लिखी। कलकत्ता से मनीषा पब्लिकेशन से ये किताब छपकर आई थी। तो ये कुछ किताबें हैं जिनको मैंने देखा। इसके अलावा आर्काइव्स को ढूंढने की कोशिश की, बहुत टाइप किया मैडम भीखाजी कामा, लेकिन उनके बारे में हमें कोई खबर नहीं मिलती। इसके अलावा और चीज़ उनके बारे में नहीं मिलती है। तो ये जो मेरा थोड़ा सा कोशिश थी, और जितना मटेरियल मुझे अवेलेबल हुआ वो मैंने जानकारियाँ आप तक पहुँचाई हैं। और मुझे लगता है कि इसके बाद हम थोड़ा सा और रिसर्च करेंगे। बाहर के देशों में इनके बारे में शायद ज़्यादा कुछ मिलेगा, और यहाँ के आर्काइव्स में भी हम जाकर पर्सनली उसको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।